हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अमेठी यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे कि अमेठी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है, उनकी पर ईयर की फ़ीस कितनी रहती है और प्लेसमेंट वगैरह क्या रहता है। तो आज का जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका रैंक 1 लाख से एबव आ गया है और वो इस बार ड्रॉप लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक ड्रॉप ले चुके हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, क्योंकि आपने इस बार प्लान बना लिया है कि किसी भी कॉलेज में हमको, चाहे वो प्राइवेट हो या किसी भी कॉलेज में, हमको इस बार एडमिशन ले लेना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि आपको प्राइवेट कॉलेज में क्या चीज़ें देखनी चाहिए और किन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, और क्या चीज़ आपको आगे जाके हेल्प करेगी और क्या चीज़ आपको आगे जाकर हेल्प नहीं करेगी। तो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं उनका वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको देख के उनको एडमिशन दिलाने के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं कि मुझे अपने बच्चों को, अगर इसका बिल्डिंग इतना अच्छा है तो यहाँ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो सिर्फ आपके किसी भी कॉलेज का बिल्डिंग को देखकर वहाँ पे एडमिशन लेने की भूल नहीं करनी है। आपको उस कॉलेज के बारे में जान लेना चाहिए कि उस कॉलेज में क्या माहौल रहता है। अगर हम 20 लाख रुपए किसी कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका आपको रिटर्न क्या आने वाला है। आपका उनका बिल्डिंग से, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं रहता है। 4 साल के बाद वो सारी चीज़ें आपको कोई काम नहीं आएगी। काम सिर्फ़ और सिर्फ ये आएगा कि आप, अगर आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उस कॉलेज में कौन कौन से कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती है, क्या वो वहाँ से प्लेसमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता है। प्राइवेट कॉलेज में ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी जाकर आप जो 20 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर, उसका आपको रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए, आज हम लोग इसी क्रम में अमेठी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो किया था, उसमें हमने बताया था कि दिल्ली एनसीआर में जितने कॉलेजेस हैं उसमें किसकी फ़ीस कितनी है और उसका जो प्लेसमेंट है वो क्या रहती है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो आपको 11-12 कॉलेजेस हैं दिल्ली एनसीआर में, उसमें से किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए। तो आज ये फुल वीडियो है अमेठी यूनिवर्सिटी का, उसमें हम लोग देखेंगे कि इनका फ़ीस वगैरह क्या रहता है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग अमेठी यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करें तो ओवरऑल फ़ीस आपको 4 साल का आपको फ़ीस लग जाएगा यहाँ पे 15 लाख के अराउंड। अगर इससे कैंपस एरिया की बात की जाए तो इसका कैंपस एरिया आपको 60 एकड़ है, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 2023 में, ओवरऑल इसका जो रैंकिंग है 2023 में 57 था और 2022 में इनका 42 था। और इंजीनियरिंग में अगर इसके रैंकिंग की बात करें, NRF रैंकिंग की, तो 31 रैंकिंग है इनका 2023 में। अगर एडमिशन की मोड की बात करें कि इस कॉलेज में आपका एडमिशन किस तरह से होता है, तो आप देख सकते हैं कि MCAT के थ्रू से होता है, JEE मेंस के थ्रू से होता है, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसके भी थ्रू से होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है यहाँ पे, और 12th का जो बोर्ड है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम में बैठा है और आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका ठीक ठाक मार्क्स बोर्ड में भी आया है, JEE मेंस में भी आपने बैठा है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर इसके डिफरेंट कैंपस की बात करें तो इसका जयपुर में एक कैंपस है, लखनऊ में है, हरियाणा में है, ग्वालियर में है, मुंबई में है, ग्रेटर नोएडा में है, पटना में है और बेंगलुरु में है। तो अब बात आती है कि इतने सारे कैंपस में अगर आपको चूज़ करना पड़े कि इन सारे कैंपस में हमको कौन से कैंपस जाना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसका लोकेशन देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मान लिया आप अगर ग्वालियर में लेते हैं तो ग्वालियर में कोई भी टेक कंपनी नहीं है, वहाँ आपको इंटर्नशिप नहीं लग पाएगा, वहाँ आपको प्लेसमेंट होना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप बेंगलुरु में लेते हैं या फिर ग्रेटर नोएडा में लेते हैं तो यहाँ पे जो टेक कंपनियाँ हैं, छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ पे आप इंटर्नशिप लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ सर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको चूज़ करना चाहिए इसका बेंगलुरु कैंपस और इसका ग्रेटर नोएडा कैंपस, इन दोनों में से किसी एक कैंपस को आपको चूज़ करना चाहिए। हम लोग इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें कि अमेठी यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर का नॉन स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर का जो फ़ीस है 1.5 लाख पर एनम है, और स्पॉन्सर्ड वाले जो फ़ीस है वो आपका 2.335 लाख पर एनम है, पर सेमेस्टर है। तो अब स्पॉन्सर और नॉन स्पॉन्सर क्या होता है, आपने सुना होगा कि स्पॉन्सर एक तरह का आपका सेल्फ फाइनेंस वाला कोर्स है और इसमें आपको थोड़ा से पैसे ज़्यादा लगते हैं।
अगर CS वाले ब्रांच की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2.06 लाख लगता है और सेकेंड ईयर में आपको 3.1 लाख फ़ीस लग जाता है स्पॉन्सर्ड वाले में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच की अगर बात करें तो नॉन स्पॉन्सर्ड में 1.75 लाख लगता है और स्पॉन्सर्ड वाले में 2.6 लाख आपको लग जाता है। हॉस्टल फ़ीस की अगर बात करें तो हॉस्टल फ़ी में आप AC रूम अगर आप लेना चाहते हैं तो 1,60,000 आपको पर ईयर पे करना पड़ेगा और अगर नॉन AC लेते हैं तो आपको 85,000 पर ईयर लगता है। तो आप देख लेंगे, अगर आपको AC में रहना है तो 1,60,000 पे करना पड़ेगा और नॉन AC में रहना चाहते हैं तो 85,000 में भी आप का जो है 1 साल का फ़ीस वहाँ पे हो जाएगा। अब बात आती है कि जो अमेठी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेस है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस है। पता नहीं ये कौन सा ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस में सोशल साइंस को ऐड कर दिया है। और कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में IoT प्लस CS इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स है और मैकेनिक्स है। तो अगर यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको टेक वाले ब्रांच के तरफ जाना चाहिए। नॉन टेक वाले ब्रांच में प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है, जो कि NITs और IIT में भी उनका प्लेसमेंट बहुत ही ख़राब है। तो इसीलिए आप जो कोर ब्रांच है, जैसे कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इस तरह के ब्रांचेस में आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस तरह के ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको NITs में भी मिल जाएगा, जहाँ की फ़ीस आपको बहुत कम देनी पड़ेगी। तो आप वहाँ जाके इस तरह के ब्रांचेस ले सकते हैं। यहाँ पे और देख सकते हैं और कौन कौन से ब्रांच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन VLSI डिज़ाइन। ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है ये ब्रांच। अगर ये ब्रांच आपको इलेक्ट्रॉनिक्स CS नहीं मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में VLSI डिज़ाइन वाले जो ब्रांच है वो आपको लेना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्रांचेस हैं। आप किसी भी ब्रांच में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको टेक वाले ब्रांच में ही एडमिशन लेना चाहिए। हम लोग NRF डेटा की बात करें कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं और कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, तो आप देख सकते हैं 1486 स्टूडेंट थे वहाँ पे और 1271 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। अगर मीडियन सैलरी की बात करें तो 5.5 लाख, जो कि उतना अच्छा तो नहीं कहेंगे इस कॉलेज के फ़ीस के हिसाब से, लेकिन आप देख सकते हैं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज इनका 61 लाख पर एनम जाता है। अब हाईएस्ट सैलरी का उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है, क्योंकि हाईएस्ट सैलरी सिर्फ 1-2 बंदे का ही लगता है। आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वहाँ के मीडियन सैलरी या फिर एवरेज सैलरी देखनी होती है और ये देखना होता है कि उस कॉलेज में प्लेसमेंट का रेशियो क्या रहता है और आप जिस ब्रांच में जाना चाहते हैं उस ब्रांच का जो प्लेसमेंट का रेशियो है वो क्या रहता है। वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। हम लोग देखें कि अमेठी यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है क्या, तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप भी मिलती है जो आपका क्लास 12th में परसेंटेज है उसके बेसिस पे मिलता है। JEE का जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे मिलता है, स्पोर्ट कोटा उसके थ्रू से मिलता है। और जो सैनिक अगर बॉर्डर में शहीद हो गए हैं तो उन लोगों को स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 100% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा अगर आपका बोर्ड में 95% से एबव मार्क्स है, तो 50% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर 90 से 94% तक अगर आपका मार्क्स है तो 30% मिल जाएगा। 88% अगर एग्रीगेट मार्क्स है आपका या उससे ज़्यादा है क्लास 12th में किसी भी स्टेट बोर्ड में तो आपको मिल जाता है। एक और स्कॉलरशिप है, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर आपका JEE में 97 से लेकर 100 परसेंटाइल के बीच में रहा है और
एमिटी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। 75% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर आपका जेई का परसेंटाइल 94 से 97 तक है। 50% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा अगर 90 से लेकर 94 परसेंटाइल आपका जेई मेंस में रहा है तो। और आपको स्पोर्ट्स वाला भी स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस कॉलेज में आपको बहुत तरह के स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका बोर्ड में अच्छे मार्क्स है या फिर आपने जेई में बहुत अच्छा किया है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस तरह की आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप इसका फ़ायदा एमिटी यूनिवर्सिटी में उठा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप 4 साल का बीटेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एमिटी यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या है, कौन कौन से ब्रांचेस है और क्या इनका प्लेसमेंट का रेशियो है और स्कॉलरशिप वगैरह क्या मिलती है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि आपको आपके रैंक के हिसाब से एक अच्छा कॉलेज चूज़ करने में हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।